गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं बिल्कुल स्वस्थ, बेस्ट, मस्त और ज़बरदस्त होंगे। अपना और लोगों का ध्यान रखते हुए तैयारी करेंगे दोस्त। यूपी पुलिस 2023 के लिए सिलेक्शन बैच का सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट 5 हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं दोस्त, इस उम्मीद के साथ कि आपको सेशन अच्छा लगेगा। तो चलिए दोस्त शुरू करते हैं और लेते हैं अपना पहला प्रश्न। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ एक बार लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्त, ठीक है। चलिए प्रश्न ये है, विश्व की प्राचीनतम मानी जाने वाली लिपि कौन सी है? ऑप्शन ए ब्राह्मी लिपि, ऑप्शन बी देवनागरी लिपि, ऑप्शन सी शारदा लिपि, ऑप्शन डी कुटिल लिपि। हम पूरी लिपि के विषय में ही आपको बताते हैं। जिससे अच्छा, एक शब्द जो लिपि लिखा गया है, लिपि से तात्पर्य क्या है? यूपीएसआई का प्रश्न है दोस्त। लिपि से क्या तात्पर्य है? तो लिपि को समझिए, लिखित वर्ण संकेतों की सहायता से भाव या विचार की अभिव्यक्ति ही क्या कहलाती है? लिपि कहलाती है, ठीक है। लिपि का प्रयोग भाषा को लिखने के लिए किया जाता है, ये आप जानते हैं, ठीक है। अब इसमें बात कर लेते हैं कि सबसे पुरानी लिपि हमसे पूछा गया, तो सब जितनी लिपियां सबके विषय में पढ़ लेते हैं दोस्त। तो सबसे पुरानी लिपि कौन सी है? ब्राह्मी लिपि है। कौन सी है? ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि, ठीक है। और इसके साथ कौन सी आती? खरोष्टी लिपि। कौन सी आती है? खरोष्टी लिपि आती है। जो आपकी ब्राह्मी लिपि है दोस्त ना, ये ब्राह्मी लिपि 2 पार्ट में डिवाइड होती है। एक तो है आपकी उत्तरी ब्राह्मी। कौन सी? उत्तरी, एक उत्तरी ब्राह्मी है और एक है आपकी दक्षिणी ब्राह्मी, एक है, ठीक है। उत्तरी ब्राह्मी जो है गुप्त लिपि, इसको ऐसे समझिए, गुप्त लिपि, इसका जो विकासानुक्रम है गुप्त लिपि। इसके बाद आपकी कुटिल लिपि, क्या? इसके बाद आपका कुटिल लिपि होता है, कुटिल लिपि, ठीक है। अब ये देखिए, जो कुटिल लिपि है ये डिवाइड होती है 2 पार्ट में। एक को कहा जाता है प्राचीन नागरी, क्या? प्राचीन, एक को प्राचीन नागरी कहा जाता है, या जिसको केवल नागरी कह सकते हैं, या इसको देवनागरी भी कह सकते हैं आप, ठीक है। और एक है आपकी शारदा लिपि। कौन सी लिपि? शारदा लिपि, ठीक है। जो प्राचीन नागरी दोस्त, ये पश्चिमी शाखा की है। किसकी है? पश्चिमी शाखा। पश्चिमी शाखा, पश्चिमी शाखा देवनागरी, राजस्थानी, गुजराती, ये इसमें आते हैं, ठीक है। और ये इसके जो पार्ट है, एक पश्चिमी शाखा हो गया, एक पूर्वी शाखा है। कौन सी शाखा? एक आपकी पूर्वी शाखा है। पूर्वी शाखा में कौन आते हैं भैया? बंगला, असमिया, उड़िया, ये आते हैं। शारदा लिपि में आपका गुरमुखी, कश्मीरी, लहंदा, टाकरी, ये सब आते हैं, ठीक है। तो कभी कभी पूछता है आपसे कि भाई फारसी शब्द की, जो फारसी भाषा है वो कहाँ से, किसकी लिपि है? तो वो लहंदा की है, तो ये शारदा लिपि में आता है। हमसे पूछा गया प्राचीनतम लिपि कौन सी, किसको माना जाता है? तो ब्राह्मी लिपि को दोस्त। जो ब्राह्मी लिपि के विषय में कहा जाता है भारत की समस्त लिपियां जो है वो ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई हैं, और विश्व की सबसे प्राचीनतम माने जाने लिपि भी कौन सी है? ब्राह्मी लिपि। ऑप्शन ए क्या बिल्कुल सही जवाब है? क्या? ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है दोस्त, ठीक है। इसको आप बिल्कुल मिस मत करिए। सबसे पुरानी लिपि कौन सी? ब्राह्मी लिपि। देवनागरी कैसे आती है? प्राचीन नागरी, या इसी को देवनागरी आप इसको लिख सकते हैं, देवनागरी, ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न लेते हैं। क्या? पंजाबी भाषा की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? सौरसैनी अपभ्रंश से, ब्राचड़ अपभ्रंश से, खस अपभ्रंश से, या पैसाची अपभ्रंश से? देखो भैया, अगर हम अपभ्रंश की बात कर लें तो अपभ्रंश के विषय में थोड़ा सा डेप्थ में जाके अगर पढ़ने का प्रयास न करें, जैसे सौरसैनी आपकी है, तो सौरसैनी से आपकी निकली है पश्चिमी हिंदी। कौन निकली है? पश्चिमी हिंदी निकली है। यहीं से आपकी सौरसैनी से ही राजस्थानी निकली है। कौन सी निकली है? राजस्थानी निकली है। आपको पता ही है, राजस्थानी में आपकी मेवाती, मारवाड़ी और मालवी, जयपुर, ये सारी की सारी आती हैं। यहीं से आपकी गुजराती भी निकली है, सौरसैनी से ही गुजराती भी निकली है। यूपीएसआई का प्रश्न था गुजराती वाला। यहीं से आपकी ब्रज भाषा निकली है। कौन सी? ब्रज भाषा भी जो है ये आती है सौरसैनी में ही। यहीं से आपकी बुंदेली निकली है, बुंदेली निकली है। यहीं से आपकी कन्नौजी निकली है, कन्नौजी। यहीं से आपकी हरियाणवी निकली है, हरियाणवी, या इसको वांगरू भी कहा जाता है, तो सौरसैनी से निकली है। ब्राचड़ यहाँ लिखा हुआ, ब्राचड़ जो है एक आप सुनेंगे सिंधी भाषा, तो जो सिंधी भाषा है वो ब्राचड़ अपभ्रंश से निकली हुई है। खस की बात कर लेते हैं। खस जो है ये पहाड़ी हिंदी के लिए है। किसके लिए है? पहाड़ी हिंदी के लिए है दोस्त।
पहाड़ी हिंदी के लिए है। पहाड़ी हिंदी में कौन कौन सी आती है? एक आपकी आती है कुमाऊनी, एक आपकी कुमाऊनी आती है और एक आपकी गढ़वाली आती है। एक कुमाऊनी आती है और एक गढ़वाली आती है। अब बात करें पैसाची की, तो पैसाची अपभ्रंश से ही जो है ये आपकी पंजाबी जो है इसकी उत्पत्ति होती है। पैसाची देता है, कभी कभी इसको टक लिख के देता है, क्या टक लिख के देता है, ये भी होता है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्या है? निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्यत काल है? ऑप्शन ए मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, ऑप्शन बी मैंने पेड़ काट लिया, ऑप्शन सी मैं पुस्तक पढ़ने वाला था, ऑप्शन डी मैं आपका आभारी हूं। पहले तो हम काल के विषय में चर्चा कर लेते हैं। होता क्या है, काल से एक प्रश्न तो बिल्कुल तय है, 1 से 2 प्रश्न आपके एग्जाम में काल से आएंगे। तो यूपीएसआई में प्रश्न आया था काल से तात्पर्य है, तो भैया काल का अर्थ होता है क्या? समय। क्या होता है? काल से तात्पर्य है समय से। काल कितने प्रकार के होते हैं? तो काल 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है आपका वर्तमान काल, एक वर्तमान होता है, एक होता है भूतकाल, एक भूत होता है, और तीसरा होता है भविष्यत। क्या? भविष्यत काल होता है। ठीक है, वर्तमान काल के विषय में आपको अगर समझना है तो भाई यहां से प्रश्न आता है कि वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं, सबको डिस्कस कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, समय तो अपने पास ही है। चूंकि आपके लिए हम प्रैक्टिस कराएं तो फिर जब आपसे मुलाकात होगी तो ये प्रश्न आपसे नहीं छूटना चाहिए। हम आपको कहते हैं वर्तमान काल जो है 5 प्रकार का होता है, भूतकाल जो है 6 प्रकार का होता है, भविष्यत काल जो है 3 प्रकार का होता है। मत याद करिए ऐसे। हो सकता है आपसे पूछ लेगा कि भाई निम्न में से कौन वर्तमान काल का भेद नहीं है, तब आप क्या करेंगे? पूछा है, एक तो होता सामान्य वर्तमान। क्या? एक होता सामान्य वर्तमान। ठीक है, एक होता तात्कालिक। कौन होता है? तात्कालिक वर्तमान होता है, तात्कालिक। एक होता है आपका पूर्ण वर्तमान। कौन सा होता है? पूर्ण वर्तमान होता है। एक होता है आपका संभाव्य। क्या? संभाव्य वर्तमान होता है। एक होता है आपका संदिग्ध वर्तमान। कौन सा होता है? संदिग्ध वर्तमान। ठीक है, अब भूतकाल की बात कर लेते हैं। तो एक होता है आपका सामान्य भूत, एक आपका सामान्य भूत होता है, फिर एक होता है आपका आसन्न भूत। कौन सा? एक होता है आपका आसन्न भूत, एक होता है आपका पूर्ण भूत। क्या? पूर्ण भूत होता है। ठीक है, एक होता है आपका पूर्ण भूत, एक होता है आपका अपूर्ण भूत। क्या? अपूर्ण भूत होता है। ठीक है, अपूर्ण भूत होता है। और एक होता है आपका संदिग्ध भूत। कौन सा? संदिग्ध भूत होता है। और एक होता है आपका हेतु मद, हेतु मदभूत होता है। वह आए तो मैं जाऊं ऐसे करके आता है। तो भविष्यत काल में 3 पार्ट कौन से होते हैं? एक होता है आपका सामान्य भविष्यत एक होता है, एक होता है आपका संभाव्य, एक आपका होता है संभाव्य, एक होता है आपका हेतु मद। क्या? हेतु मद। अब पूछा जाता है कि इनमें से कौन भविष्यत काल का भेद नहीं, कौन भूतकाल का भेद नहीं, ऐसे पूछा जाता है आपसे दोस्त। ठीक है, तो इसकी नंबरिंग आप कर सकते हैं। हमको बेसिकली ध्यान किस पे देना है? भविष्यत काल पे देना है। क्यों देना है? क्योंकि भविष्यत काल हमसे पूछा गया है। बहुत ज्यादा हमको परेशान नहीं होना। हमसे पूछा गया भाई सामान्य भविष्यत काल के समय अगर पढ़ें तो क्रिया के जिस रूप से कार्य का भविष्य में होने का बोध होता है। अब भविष्यत को समझिए, इसमें गा, गी, गे लगे हों, यहाँ भूत में था, थी, थे लगे हों, तो ये सामान्यतः आप भूतकाल भविष्यत काल से पहचान सकते हैं। संभाव्य भविष्यत क्या होता है भैया? सामान्य तो हो गया कि भाई जैसे क्रिया के जिस रूप से कार्य का भविष्य में होने का बोध होता है उसको सामान्य बोलते हैं। क्रिया के जिस रूप से कार्य के भविष्य में होने की संभावना होती है, क्या होती है? भविष्य में होने की संभावना, उसको संभाव्य बोला जाता है। और हेतु मद जो है ये कहा जाता है क्रिया के जिस रूप में एक कार्य का होना दूसरे कार्य पर क्या करता है? निर्भर करता है, उसको हेतु मद बोला जाता है। बात क्लियर है? देखिए इतनी बात तो आपकी भविष्यत काल हो गई। तो इसमें आपको अगर सही जवाब देना है तो आप क्या जवाब देंगे? तो भैया इसका सही जवाब तो अगर देखा जाए तो इसमें सही जवाब जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या है? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब इसमें मैंने एक पेड़ काट लिया। क्या? मैंने एक पेड़ काट लिया। अब बताइए, मैंने एक पेड़ काट लिया है ठीक है, तो ये किस में आएगा? तो भैया अगर मैंने एक पेड़ काट लिया है ना, मैंने एक पेड़ काट लिया, वह जाएगा, इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो ये जो है अपूर्ण भूत में आते हैं। किसमें? अपूर्ण भूत में आते हैं। ठीक है, मैं पुस्तक पढ़ने वाला था, मैंने एक पेड़ काट लिया, मैं पुस्तक पढ़ने वाला था, सॉरी मैंने पेड़ काट लिया। क्या? मैंने पेड़ काट लिया, अगर ये आता है मैंने खा लिया, है ना, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, मैंने ये कर लिया, तो ये आपका आसन्न में आता है।
मैंने पेड़ काट लिया, ये आपका आसन्न होगा। क्रिया की जिस रूप से कार्य की समाप्ति निकट भूत में या तत्काल की सूचित हो उसको आसन्न भूत में रखते हैं। तो मैंने एक पेड़ काट लिया तो ये आसन्न भूत हो जाएगा। मैं पुस्तक पढ़ने वाला था लेकिन मैंने अभी पढ़ा नहीं है। मैं पढ़ने वाला था, पढ़ने वाला था मतलब क्रिया के जिस रूप से ज्ञान तक कार्य भूतकाल में हो रहा था परंतु उसकी समाप्ति के बोध नहीं होता है, तो ये हो जाता है। ठीक है, मतलब मैं पढ़ा नहीं हूं मैं, तो ये सारी चीज इसमें आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरा प्रश्न लेते हैं। क्या भैया, ऊंट के मुंह में जीरा मुहावरे का सही अर्थ चुनकर बताइए। ऑप्शन ए बहुत अधिक खाने वालों को बहुत कम देना, ऑप्शन बी जानवरों को दवाई देना, ऑप्शन बी बड़े प्राणी को सांत्वना देना, ऑप्शन डी बड़े प्राणी का भोजन बनना। देखो भैया, ऊंट के मुंह में जीरा नहीं होता है कि साहब हमको भूख लगी थी 5 किलो की, हमको दिए 500 ग्राम दिए हैं, तो मतलब अधिक खाने वाले को बहुत कम देना। ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल सही जवाब है दोस्त। ठीक है, अब इसमें ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। मतलब जिसकी इच्छाएं बहुत हों परंतु उसको थोड़ा प्राप्त हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जूते चाटना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। ऑप्शन ए इधर उधर घूमना, ऑप्शन बी घूस देना, ऑप्शन सी जूतों को चमकदार बनाना, ऑप्शन डी खुशामद करना। बताइए इसका सही जवाब। देखिए, जूते चाटना मतलब होता है किसी की जरूरत से ज्यादा तारीफ करना अर्थात खुशामद करना, तो ऑप्शन डी तो इसमें सही हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये घूस देना मतलब क्या होता है भैया, तो घूस देना का मतलब होता है मुट्ठी गर्म करना। क्या, मुट्ठी गर्म करना। मुट्ठी गरम करने से तात्पर्य है घूस देना। भैया कुछ दी हो गरम, मुट्ठी गरम करी हो, वो मतलब घूस देना होता है भैया, है ना। तो इसमें तो आपका ऑप्शन नंबर डी, मतलब किसी की जरूरत से ज्यादा तारीफ करना, जूते चाटना, खुशामद करना। छठा क्या है भैया, स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। पर्यायवाची मतलब समानार्थी बताना आपको, तो पंकिल होगा, नीरज होगा, नीरद होगा या निर्मल होगा। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए एक एक करके हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे निर्मल शब्द दिया है, यहाँ पे नीरद दिया है, यहाँ पे नीरज दिया है, यहाँ पंकिल दिया। तो पंकिल का तात्पर्य क्या होता है, पंकिल मतलब होता है गंदा। क्या, पंकिल मतलब होता है गंदा, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मलिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गंदा हो गया, मलिन हो गया, है ना, मैला हो गया। नीरज मतलब क्या होता है भैया, ये होता है नीरज, पंकज, वारिज, ये किसके पर्यायवाची, कमल के हैं। नीरज, नीरज, पंकज, वारिज, अंबुज, उत्पल, कवलय, इंदिवर, पदम, ये सारे के सारे नीरज के हैं। ठीक है, अब हम नीरज की बात करते हैं। किसकी, नीरज की। नीरज का पर्याय क्या भैया, नीरज मतलब होता है बादल। क्या होता है, नीरज मतलब होता है बादल। मेघ, वारिद, इसको जीमूत एक ऑप्शन देता है। क्या, जीमूत, जीमूत, पायोधर, ये होते हैं। ठीक है, नीरज के। निर्मल मतलब होता है स्वच्छ, मलिन, स्वच्छ होता है, मलिन का विलोम होता है स्वच्छ, है ना। और जैसे श्वेत, शुभ्र, धवल, पवित्र, ये भी होते हैं। तो ऑप्शन डी क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। 7वां क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित वाक्य में कुछ त्रुटियां हैं, त्रुटि वाले भाग का चयन करिए। अपने अपने किताबें बस्ते में डाल लो, कोई त्रुटि नहीं। अच्छा बताइए, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन सी सही है या ऑप्शन डी। अपने अपने किताबें बस्ते में डाल लो, इसमें कहाँ त्रुटि आपको दिख रही है। आप जैसे हम लोग छोटे छोटे थे तो जब छुट्टी होने वाली रहती थी तो सर लोग क्या कहते थे कि भैया अपनी अपनी किताबें जो है बस्ते में डाल लो। तो अपने अपने नहीं, यहाँ पे अगर सही करना होगा तो क्या करता है, ये अपनी अपनी किताबें, अपनी अपनी किताबें। तो ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल यही गलत है। इसको हमने सुधार दिया, अपनी अपनी कर लिया तो सही हो गया। तो ऑप्शन ए क्या है, गलत। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां नंबर, रीति अनुसार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। ऑप्शन ए रीति धन अनुसार, ठीक है, या इसको कर सकते हैं रीता, रीता धन अनुसार। ऑप्शन बी ऋतु धन अनुसार, ऑप्शन सी रीत धन अनुसार, ऑप्शन डी रीति धन अनुसार। बताइए, देखिए हम इसको तोड़ते हैं सर, क्या करेंगे, इसको हम तोड़ेंगे। इसको तोड़ेंगे कैसे, जैसे कोई एक ले लेते हैं, जैसे हमको या बनाना है, तो यहाँ पे क्या आया है, यहाँ पे अ आया है और अ आया, मतलब ये बड़ा आ बनाएंगे, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया। यहाँ पे उ आया है और यहाँ पे अ आया है, उ और आ मिलकर क्या बनाएंगे, ओ बनाएंगे, तो गलत हो गया। यहाँ पे अ है और यहाँ अ है, अ मिलेंगे क्या बनाएंगे, बड़ा आ, रीता अनुसार हो जाएगा, तो ये भी गलत हो गया। अब इसमें ये देख लेते हैं कैसे ये सही है, इसको जान लेते हैं। तो ये आपको करना है रीति प्लस अनुसार। कैसे सही है ये भी तो जानना पड़ेगा ना, सही है ये तो जानेंगे फिर तो हो गया। अब देखिए इसको हम तोड़ते हैं, वर्ण विच्छेद करते हैं, तो इसमें आप कैसे करेंगे, र और यहाँ पे बड़ी ई, यहाँ पे त और यहाँ पे छोटी ई, और यहाँ पे अ, और यहाँ पर क्या होगा, न, यहाँ पर
उ, फिर यहाँ पर आपका स, और यहाँ पर आपका आ, और यहाँ पर आपका ऐसे रा लिख देते हैं, कोई वो है नहीं। ठीक है, देखो भैया अब इसकी बात कर लेते हैं। तो इसको देखिए, हमको बेसिकली ध्यान देना है, यहाँ पे ई और अ, ई और आ मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, या बनाएंगे। यहाँ पे आधा त है तो यहाँ पे आप उसको ऐसे आधा त लिखेंगे, और र और ई जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, अब भाई री तो ऐसे ही बन रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे अ गायब हो गया, अब यहाँ पे बचा क्या, न मतलब नू, स, आसा, और यहाँ पे र। तो रीत्य अनुसार ऐसे भी आप लिख सकते हैं, या फिर इसी को ऐसे लिख दिया गया है, रीत्य अनुसार लिख दिया गया है। ठीक है दोस्त, तो इसमें सही जवाब आपका कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 9वां प्रश्न लेते हैं। क्या है, निम्नलिखित वाक्य में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ऑप्शन ए, वह एक महिला विद्वान थी, वह एक विदुषी महिला थी। ऑप्शन सी, वह विदुषी महिला थी हुआ। ऑप्शन डी, वह एक विद्वान महिला थी। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा दोस्त। ठीक है, शुद्ध वाक्य की बात करते हैं तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, आपको पता है जो विद्वान शब्द है, विद्वान शब्द मतलब होता है, ये पुल्लिंग है। क्या है, ये पुरुष के लिए लगाया जाता पुल्लिंग शब्द है। लेकिन जो यहाँ पर एक शब्द है विदुषी, क्या एक शब्द है विदुषी, ये विदुषी क्या है, ये स्त्रीलिंग शब्द है, मतलब ये महिलाओं के लिए लगाई जाती है, महिलाओं के लिए ऐसा शब्द प्रयुक्त होता है। ठीक है, बात क्लियर है। तो अब इसमें देखिए, हमको तो बताए विद्वान पुल्लिंग तो गलत हो गया, तो ऑप्शन ए और डी तो ऐसे गलत हो गए। हमको विदुषी देखना, विदुषी यहाँ भी है और विदुषी यहाँ भी है, तो एक विदुषी महिला थी हुआ, तो ये तो भाई वाक्य कोई बन नहीं रहा, व्याकरणिक रूप से गलत है। ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल सही जवाब है, वह एक विदुषी महिला थी। महिला के लिए विद्वान नहीं, जिसे हम लोग नहीं कहते वो बहुत विद्वान महिला है, विद्वान महिला नहीं होती, विद्वान पुरुष होता है, विदुषी होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न, किसी की सहायता करने वाला के लिए शब्द चुने। बताओ भैया इसका सही। ऑप्शन ए दिया सहायक, ऑप्शन बी सहृदय, ऑप्शन सी सहचर, ऑप्शन डी सहकार। बताइए इसका सही जवाब। देखिए सर, इसकी बात कर लेते हैं कि भाई इसमें क्या सही होगा। तो जैसे अगर किसी की सहायता करने, जैसे एक आप दिया सहकार, सहकार मतलब क्या होता है भैया, सहकार मतलब होता है साथ कार्य करने वाला। क्या होता है, साथ कार्य करने वाला। सहचर मतलब क्या होता है, सहचर मतलब होता है साथ चलने वाला। क्या, साथ चलने वाला। ठीक है दोस्त, साथ चलने वाला। सहृदय मतलब क्या होता है, सहृदय से तात्पर्य है अच्छे हृदय वाला, मतलब स से शुद्ध और हृदय से अच्छे हृदय वाला। तो भैया अब इसमें 3 तो ये गलत हो गया, तो इसमें राइट क्या है, सहायता करने वाला जो होता है सहायक होता है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर, क्या भैया, अखिया हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस रांची, ये बतियां सुन रूखी। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है। ऑप्शन ए है वीर रस, ऑप्शन बी वियोग श्रृंगार रस, ऑप्शन सी संयोग श्रृंगार रस, ऑप्शन डी शांत रस। शांत रस मतलब होता है जहाँ पे हलचल ना होती हो, यहाँ पे हलचल तो हो रही ना, अखिया हरि दर्शन की भूखी है, शांत रस गलत हो गया। वीर रस होता है राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था, मतलब ये थोड़ा सा ऐसे बात करना युद्ध की, मतलब ऐसे द्वंद्व टाइप का। तो भैया ये दोनों तो गलत हो गए। अब यहाँ पे कह क्या रहा है, अखिया हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस रांची, ये बतियां सुन रूखी। इसमें कौन सा है, श्रृंगार है तो ये पक्का है, लेकिन वियोग है कि संयोग है। देखिए इसमें हरि दर्शन के लिए आंखें जो है वो तरस रही हैं, और उनसे मिलने के लिए जो गोपियों का विरह है वो इसमें बताया जा रहा है। सूर सागर में जो है लिखा गया, सूरदास जी ने लिखा है। तो इसमें देखो विरह वेदना की बात है, संयोग नहीं होगा। प्रेमी जब मिलने जाते हैं प्रेमिका से तो संयोग होता है, लेकिन जब प्रेमी प्रेमिका से बिछड़ते हैं, किसी की याद में जो कोई तकिया भिगोता है, तो वहां पे वियोग श्रृंगार होता है। दोस्त ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल सही जवाब है वियोग श्रृंगार, क्योंकि अखिया हरि दर्शन की भूखी। नहीं, एक गाना सुने हैं, किसी और से मिलने के बहाने आ जा, है ना। तो ऐसे मतलब प्रेमी प्रेमिका के लिए जब तड़पता है या तरसता है तो वहां पर वियोग श्रृंगार होता है, और मिलने की एक आस लगी रहती है तो वो संयोग श्रृंगार होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। 12 नंबर, इसको तो आप बता देंगे, विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या है भैया, विदुषी। बिल्कुल बात सही है, मार दीजिए। विद्वान क्या है, बिल्कुल पुल्लिंग शब्द है, इसमें कोई वो है नहीं। ठीक है, ये दोनों ऐसे ही गलत हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं 13 नंबर। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए प्यास, ऑप्शन बी प्रांगण, ऑप्शन सी उद्वेग, ऑप्शन डी आश्रम। बताइए। देखिए यहाँ पे आश्रम जो है ये तो तत्सम शब्द है, आश्रम का आश्रय होता है। उद्वेग, उद्वेग भी क्या है जो है ये आपका तत्सम शब्द है। प्रांगण भी आपका तत्सम है। प्यास जो है ये तद्भव शब्द है। ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। प्यास शब्द तद्भव है और इसका तत्सम जो हो जाएगा वो हो जाएगा पियासा। क्या, पियासा जो है इसका तत्सम है। ठीक है, ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त 14 नंबर। काली घटा का घमंड घटा उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए यमक, ऑप्शन बी उत्प्रेक्षा, ऑप्शन सी उपमा, ऑप्शन डी रूपक। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए एक एक करके हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि भाई कौन सा अलंकार कब है, कैसे प्रयुक्त हुआ है। क्योंकि अलंकार से आपको ये भी पता है कि अलंकार से एक प्रश्न तो आना है, कोई इसमें काट नहीं सकता है। ठीक है, अलंकार भाई कोई काटेगा कैसे, ये तो आना ही आना है, इसमें कुछ नहीं हो सकता किसी का। ठीक है जैसे आपको यमक याद करना है भैया, यमक से तात्पर्य क्या है? यमक को आप ऐसे याद करिएगा, यमक यमकते सौगुनी मादकताधिका है। जैसे नहीं होता हम लोग याद करते हैं कनक कनक कनकते सौ गुनी मादकताधिकाय या खाए बहुराय जग वह पाए बहुराय। हम लोग पढ़ते हैं ना, तो भैया पढ़ने का तरीका वही है। मतलब यमक का अर्थ है जोड़े में आना। पहली बात तो ये कि दो या जोड़ा, इसको बोलते हैं जोड़े में आएगा ये, लेकिन अर्थ अलग अलग देगा। तो भैया आपको याद करना, तो यमक में याद कर लीजिए ना। यमक अलंकार में कैसे याद करेंगे? पता लगा 20 अलंकार है आप याद कर रहे हैं, कंफ्यूज हो जाएंगे। अब कंफ्यूजन से अच्छा है कि भैया इसको आप ऐसे पढ़ लीजिए। ठीक है, देखो भैया अब बात कर लेते हैं किसकी? उत्प्रेक्षा की। किसकी बात करेंगे? उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा बोले तो उत्पन्न हुई इच्छा। कैसे? उत्प्रेक्षा बोले तो उत्पन्न हुई इच्छा। मतलब मानो मनु मनहु, मानो मनु मनहु, जानो जनु जानो जनु जनहु। तो मानो मन मनहु जानो जन जनहु, ये जो है ये आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। ठीक है दोस्त, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा ये। अब बात कर लेते हैं साहब उपमा अलंकार की। उपमा में क्या होगा भैया? उपमा में तुलना होती है, तुलनात्मक अध्ययन होगा। तुलना होगी, किसकी तुलना होगी भैया? तो वस्तुओं में समान धर्म के प्रतिपादन को जो है ये तुलना करेंगे साहब। जैसे आप इसमें जो शब्द आता है सा शम सरिस, सा सम सरिस, ज्यों त्यों, ज्यों जैसे, है ना, ये सारे शब्द आते हैं। तुलना ऐसे मतलब ये कह सकते हैं कि ऐसे समानता बरताई। तुलना तो होती है लेकिन समानता पूर्वक तुलना होती है ना। वो उसके जैसा है, तो जैसा है मतलब तुलना की जा रही है, और तुलना समानता पर तुलना है। रूपक में क्या होता है दोस्त? रूपक में जहां उपमेय को उपमान का रूप मान लिया जाता है। जैसे आप इसका उदाहरण लीजिए, पायोजी मैंने राम, पायोजी मैंने राम रतन धन पायो, वो रूपक का है। मतलब पायोजी मैंने राम रूपी रतन पा लिया है। राम यहां क्या है? राम यहां उपमेय है, और यहां पर उपमान राम, यहां पे क्या उपमेय? राम रतन जो पूरा ये लिखा है राम रतन धन, राम रतन रूपी धन हमने पा लिया है। मतलब प्रस्तुत पंक्ति में राम रतन को ही क्या बता दिया गया है? धन बता दिया गया है। जैसे मन सागर, मन सा लहर बूढ़े बढ़े अनेक, तो उस जैसे इच्छा पर जो लहर का अभेद आरोप होता है वो होता है। इसमें एक चीज आप समझ सकते हैं कि इसमें योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। ठीक है, तो इसको आप याद कर सकते हैं। अब इसमें काली घटा का घमंड घटा, अब भैया घटा तो है लेकिन किसका घटा? काली घटा का घमंड घटा। काली घटा मतलब काला बादल, यहाँ घटा से तात्पर्य बादल से है, और घमंड घटा मतलब कम हुआ है, तो इसमें जाहिर सी बात है यमक अलंकार होगा, इसमें कुछ सोचने नहीं है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं 15 नंबर। चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा? बताओ भैया। जैसे कल आया था ना आंसू, हमने कहा था ना दिल गर्मा आंसुओं में न बहाना, तो चाकू क्या होगा? चाकुओं होगा, चाकू होगा, चाकुओं होगा, या चाकुएं होगा? बताओ भैया। चाकू जो शब्द है ना बाबू, ये आकारांत पुल्लिंग है। क्या है? ये आकारांत पुल्लिंग है।
आकारांत पुल्लिंग है, अतः चाकू का बहुवचन जो है ये भी क्या होगा, चाकू ही होगा। अब ये जैसे आंसू का बहुवचन क्या है, आंसू का बहुवचन क्या होगा भैया, आंसू ही होगा। अब जैसे माता आ गया, माता पिता आ गया, माता पिता, तो माता पिताओं थोड़े होगा, माता पिता ही होगा। अब पिता है तो पिता का भी होगा, जैसे पिताओं थोड़े होगा, पिता का पिता होगा, पिताजी होगा। अब फादर्स थोड़े होता है, मदर्स एंड फादर्स, भाई माता तो एक है, पिता भी एक है, तो इसमें चाकू का क्या होगा, चाकू होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर, त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन ए कर्मधारय, ऑप्शन बी बहुव्रीहि, ऑप्शन सी द्विगु, ऑप्शन डी द्वंद्व। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है? पहले तो आप इसमें जान लीजिए कि भाई द्वंद्व में क्या होता है, दोनों पद प्रधान, दोनों पद प्रधान है, ठीक है, दोनों पद प्रधान है। जैसे भाई माता पिता, जैसे आप कह लीजिए माता पिता, भाई बहन, दोस्त दुश्मन, आप ऐसे कर सकते हैं। द्विगु समास का क्या भैया, द्विगु समास का क्या सीन है, इसको भी चर्चा करेंगे। कर्मधारय की बात कर लेते हैं भैया। कर्मधारय में विशेषण और विशेष्य, क्या विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है। क्या होता है भैया, विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है कर्मधारय में। पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है। जैसे नीलोत्पल, क्या नीलोत्पल, ये क्या है, इसमें विशेषण और विशेष्य का संबंध है, ठीक है। महावीर, क्या महावीर, ये महान है वीर जो, तो ये महावीर, वैसे तो बजरंग बली हो जाएंगे महावीर, तो ये महा जो ये विशेषण है और वीर जो है ये विशेष्य है। बहुव्रीहि की बात कर लेते हैं। इस समास में कोई भी शब्द प्रधान नहीं होता है, दोनों शब्द मतलब एक शब्द ये और एक शब्द ये दोनों मिलेंगे और ये दोनों मिल करके क्या करते हैं, तीसरे अर्थ की तरफ इशारा करते हैं, तीसरे की तरफ, मतलब नया अर्थ प्रकट करते हैं, नया अर्थ देते हैं। भैया नया अर्थ देने से तात्पर्य क्या है, नया अर्थ देने से तात्पर्य है, जैसे हमने कहा पीतांबर, पीतांबर हमने कहा ना, तो पीला वस्त्र धारण करने वाले अर्थात कृष्ण, ठीक है। हमने कह दिया क्या, दशानन बोले तो 10 हैं आनन जिसके अर्थात रावण, तीसरा अर्थ दे रहा है। द्विगु समास इसमें त्रिवेणी है भैया, त्रिवेणी इसमें पहला द्विगु समास में होता क्या, पूर्व पद जो होता है, पूर्व पद संख्यावाची, पूर्व पद जो है ये संख्यावाची होता है, और जो पर पद होता है मतलब बाद का जो पद होता है वो संज्ञावाची होता है। क्या होता है, संज्ञावाची होता है, संख्यावाची संज्ञावाची। त्रिवेणी नहीं है भैया, ये त्रिवेणी है, माफ करिएगा, त्रिवेणी है ना। तो त्रिवेणी में कौन सा है, तो वेणी मतलब गंगा, त्रिवेणी 3 नदी, वेणी मतलब नदी हो गया, तो भैया इसमें द्विगु समास हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या बिल्कुल सही जवाब है। 17 नंबर चलते हैं। क्या भैया, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए तीखा, ऑप्शन बी अटारी, ऑप्शन सी निकृष्ट, ऑप्शन डी गहरा। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा दोस्त। देखिए अगर हम व्याकरणिक रूप से शुद्ध की बात कर लेते हैं तो जो तीखा शब्द है, तीखा का तत्सम क्या होता है भैया, तीखा का तत्सम होता है तीक्ष्ण। क्या होता है, तीक्ष्ण होता है तीखा का, ठीक है। अटारी का शब्द क्या होता है भैया, अटारी का तत्सम होता है अट्टालिका। क्या, अट्टालिका होता है ना, अट्टालिका होता है। अब यहाँ बात कर लेते हैं गहरा का तत्सम क्या होगा भैया, तो गहरा का गंभीर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गंभीर। अब यहाँ पे निकृष्ट जो शब्द है ये क्या है, अब पूर्व में ही ये तत्सम शब्द है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर। क्या भैया 18 नंबर में निम्नलिखित वाक्य में मोटे छपे शब्द की शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अत्यधिक, ये मोटा छपा हो, व्यस्तता से जीवन में निरस्ता आ जाती है। ऑप्शन ए अत्यधिक, ऑप्शन बी अत्यधिक, ऑप्शन सी अत्यधिक, ऑप्शन डी अत्याधिक। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए आपको पता है कि साहब ये जो शब्द है अत्यधिक, क्या है अत्यधिक, ये बिल्कुल सही जवाब है, लेकिन अब इसमें मिलाना भाई कौन सा है, तो ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। भाई यही तो होता है ना, अत्यधिक। अब इसको आप अगर तोड़ के भी करेंगे तो यही होता है ना, अति धन अधिक। तो भैया अति यहाँ पे आ लिख लीजिए, फिर यहाँ पे प्लस करके त, और यहाँ पर जो है छोटी ई कर दीजिए, और जो है
फिर यहाँ पे अ कर दीजिए, तो यहाँ का अ और यहाँ पे ये मिलकर बनता है क्या, यह बनता है। यहाँ पे आधा ता था ही, तो ऐसे कर लीजिए आप, ये अ त, अब यहाँ पे धिक आप जोड़ दीजिए, अत्यधिक हो गया। ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये नहीं होगा, जिससे अगर आपको ये सोच रहा है ये वाला बिल्कुल नहीं होगा दोस्त, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर, वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक या कर्म कारक? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए इसका क्या होगा, जैसे हम ये कह दें कि साहब इसमें जवाब क्या सही होगा। अपादान क्या होता है, अलगाव, अपादान बोले तो अलगाव। संबंध जोड़ना, उसका उससे, है ना। अधिकरण में पर होता है, में पर, यहाँ पे क्या होता है, का, की, के, रारी, रे, नानी, ने। कर्म कारक क्या होता है, कर्म को होता है। वह अगले साल आएगा, वह अगले साल। क्रिया आधार को सूचित करने वाली संज्ञा सर्वनाम के स्वरूप को अधिकरण कारक कहते हैं। इसमें विभक्ति पे या पर होता है, जैसे है ना। अधिकरण का शाब्दिक अर्थ होता है आधार। ये सिंह वन में रहता है, पुस्तक मेज पर है, सौम्या घर में है, ठीक है। वह अगले साल आएगा, अगले वर्ष वह आएगा, इसकी बात हो रही है। तो इसमें जो सही जवाब मेरे दोस्त वो है आपका अधिकरण कारक, ठीक है। अधिकरण कारक जो है ऑप्शन सी, ये आधार की बात हो रही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 और अंतिम प्रश्न क्या है, उदय शब्द का विलोम शब्द छांटिए। ऑप्शन ए उदय, लाल, बलिष्ठ, भासित या अस्त। देखिए लाल का क्या होता है भैया, लाल का पीला होता है, ठीक है। बलिष्ठ का दुर्बल होता है, क्या, बलिष्ठ का दुर्बल होता है। भासित का अभासित होता है, क्या होता है, अभासित होता है। और अस्त का मेरे दोस्त क्या होता है, आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है दोस्त। चलिए आज क्लास यहीं तक, उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।